नमस्कार, मुद्दा गर्म है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। देश में एक मुद्दा वाकई में इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया। आईएएस बनने का सपना लिए कोचिंग के लिए गए 3 होनहार छात्र अब कभी घर नहीं लौटेंगे, क्योंकि वो भीतर तक सड़ चुके सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ चुके हैं। अंधाधुंध पैसे कमाने वाले कोचिंग सेंटर्स में भेड़ बकरियों की तरह छात्रों को पढ़ाया जाता है। कोचिंग सेंटर्स वाले मोटी फीस तो वसूलते हैं, लेकिन बदले में सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिलता। रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियां लगभग हर जगह उड़ाई जाती हैं। सिक्योरिटी ऑडिट के नाम पर जिम्मेदार सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, क्योंकि लोगों की जान से ज्यादा उनकी जेबें भारी होती हैं। दिल्ली के डेथ चैम्बर में मचे हाहाकारी जल तांडव के बाद सियासत में भी अब उबाल है। हादसे से इन सब के बीच ढेरों उठते सवाल भी हैं। सवाल यह कि हदें पार करने वाली लापरवाहियों का जिम्मेदार कौन है? देश में और कितने इस तरह के मौत के बेसमेंट चल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि दिल्ली हादसे से देश को क्या सबक मिलेगा? इसमें तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अलग अलग पैनल से जुड़े लोगों के साथ। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए कि अब तक क्या कुछ मसले पर हुआ है। की लापरवाही, यहां तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। एक जांच समिति बनाई जाए जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं, अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है। बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं। और दिल्ली में जैसे बेसमेंट के अंदर की घटना हुई है, उसको भी सबक लेते हुए अपने प्रदेश के अंदर भी सभी जिला कलेक्टर, सभी एसपी और हमारी एनडीआरएफ की टीम और बाकी लोगों को तालमेल करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं कि हर हालत में वर्षा काल में वर्षा होना अच्छी बात है, लेकिन हमारी लापरवाही से कोई घटना नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी चिंता करने की जवाबदारी है। देखिए, ये बहुत बड़ा बिजनेस है कोचिंग का, और इस पर नियंत्रण जरूरी भी है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये पूरी कार्रवाई गुणवत्ता के आधार पर हो, निष्पक्षता के साथ। तो इन तस्वीरों के जरिए हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि किस तरह से यह पूरा घटनाक्रम हुआ, और इसके बाद कई सारे सवाल इस घटनाक्रम को लेकर उठ रहे हैं। दिल्ली में लापरवाही हुई वो तो ठीक है, लेकिन इस लापरवाही के बाद, इस बड़े घटनाक्रम के बाद देश ने क्या सबक सीखा, यह बड़ा सवाल है।
मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब जुड़ रहे हैं, जो कि शिक्षाविद हैं, जिनसे कोचिंग संस्थानों की इन तमाम जो चीज़ें हैं उस पर जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में साजिद शेख साहब हैं, जो कि सेफ्टी के एक्सपर्ट हैं, फायर डिपार्टमेंट से मध्य प्रदेश में लगातार जुड़े हुए हैं और सेफ्टी के लेकर चूंकि नॉर्म्स को लेकर अक्सर बात होती है इस तरह के हादसों के बाद, इस पर इनसे बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथ में स्पर्श चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है स्पर्श जी आपका। मिलन भार्गव जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जुड़ गए हैं, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं साजिद शेख साहब आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि नियम बहुत सारे बने हुए हैं, अभी हम स्क्रीन पर वो नियम भी फ्लैश करेंगे, क्योंकि कोचिंग संस्थानों के लिए सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ नियम हैं। लेकिन इस तरह के जो हादसे हुए, खासतौर पर दिल्ली में यह हादसा हुआ, आप इसको एक बार अगर संक्षेप में समझा सकें दर्शकों को कि कहां किस तरह की लापरवाही हुई थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। नमस्कार सर, मैं साजिद खान बोल रहा हूँ और मध्य प्रदेश भोपाल से। अभी ये जो हादसा हुआ बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी घटना हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ पे हम लोगों ने चेकिंग कर चुके हैं, एक बार नहीं बल्कि कई बार चेकिंग कर चुके हैं और उसमें नोटिस दिए जा चुके हैं। ऐसी घटना होने का बहुत ही कम इम्कान है। अच्छा, घटना हो गई है तो उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई नहीं करते, बल्कि कार्रवाई 24 घंटे 365 दिन हमारी कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई के अंदर हम सक्सेस होते हैं। अभी हाल ही में नर्सिंग होम का है, अभी जो तक्षशिला के अंदर जो हादसा हुआ था गुजरात के अंदर सूरत में, उसके बाद तो कोचिंगों के अंदर हमने पूरी कोशिश करी कि कितने कोचिंग सेंटर हैं, कितने कहाँ पर क्या चीज़ है, तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारी बराबर चालू रहती हैं और इस सब में हम लोग बराबर ध्यान देते हैं कि कोचिंग। अच्छा, इसमें ज़रा सी एक गलती ये हुई है कि कोचिंग में पानी भरा बेसमेंट में, अगर बेसमेंट का रास्ता बाहर से होता या बेसमेंट का कहीं निकलने का रास्ता होता या देख लेते हैं कि पानी बहुत बढ़ रहा है तो बाहर निकल जाते हैं। और ऐसे में घटना हो गई, बहुत दुख भरी घटना है और ऐसे में घटना होने के साथ साथ हम लोगों को सबक भी लेना चाहिए। इस सबक के लिए हम लोग बराबर अभी भी चेक कर रहे हैं और आइंदा भी चेक करते रहेंगे। और इस चीज बिल्कुल, घटना होने के बाद सबक लेना चाहिए और घटना के बाद ही सिस्टम क्यों जागता है, ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर जवाहर जी आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे संदर्भ में, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर भी कई बार सवाल खड़े होते रहे, क्योंकि पूरे एजुकेशन सिस्टम में स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए रेगुलेशन के लिए एक्ट्स बने हुए हैं, रेगुलेटरी सिस्टम्स बने हुए हैं, लेकिन क्या कोचिंग को लेकर भी कभी इस तरह के किसी रेगुलेशंस की तरफ इनको बांधने की कोशिश की गई है? क्योंकि नियम तो आए हैं लेकिन उसका कितना पालन होता है ये सब जानते हैं। नहीं, जैसे मैंडेटरी संस्थाएं हैं, स्कूल कॉलेज, जहाँ कोई मान्यता की बाध्यता रहती है, वहां पर चूंकि एक इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी रहता है तो वो पहले देख लेता है कि फायर सिस्टम ठीक है, पानी का सिस्टम ठीक है, बेसमेंट ठीक है, सब ठीक। क्योंकि ट्यूशन सेंटर्स और कोचिंग सेंटर्स में कोई इस तरह के मान्यता देने वाली संस्था ही नहीं है, तो आप कुछ भी नियम बना लीजिए, जब देखने वाला ही कोई नहीं है तो वो मनमानी करते हैं। हाँ, तो अब ये है कि जैसे नगर पालिका निगम है, हाँ, उसने इस बिल्डिंग में अगर बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाने दिया है जो कि इलीगल है, हाँ, तो ये चूक नगर पालिका से होगी, क्योंकि और मॉनिटरिंग एजेंसी कोई है नहीं। हाँ, एक तो ये है। दूसरा है, अगर रोड का लेवल बेसमेंट से ऊपर है तो स्वाभाविक है पानी का बहाव बहुत तेज रहेगा, तो उस वजह से जल्दी भरेगा। तो ये सब चीजें, और क्या है, ये ऐसा आज नहीं हुआ होगा, ये बेसमेंट बना होगा 10 साल पहले और रोड का लेवल धीरे धीरे उठ गया होगा। हाँ, तो इस तरह की चीजें जो है ये प्लानिंग की कमी की वजह से होती है और ये जान लेके मानती हैं, क्योंकि इसमें अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो तकलीफ आ जाती, इसमें आग होता तो और नुकसान हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि लापरवाही हुई है, क्योंकि नियम्स बने हुए हैं, नॉर्म्स बने हुए हैं, किसी भी बिल्डिंग के लिए, सिक्योरिटीज के लिए, बाकी तमाम चीजें हैं, उसमें आपको बकायदा हर अलग अलग डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप उन तमाम नॉर्म्स का पालन करने के बाद ही इस तरह का कोई भी संचालन कर सकते हैं, चाहे बिल्डिंग के लेवल पे हो। लेकिन
ये किस तरह से सर्टिफिकेट्स मिलते हैं और उसमें उसके बाद में उसकी किस तरह की मॉनिटरिंग होती है, ये भी बहुत सारे सवाल हैं। इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन एक बार मैं बाकी दोनों जो मेहमान हैं उनकी प्रतिक्रिया भी ले लूं। स्पर्श चौधरी साहब, क्या कहेंगे मैडम आप इस पे? ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर पॉलिटिकली हमने रिएक्शंस तो देखे, राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया? तैरती सपनों की लाशें सुरक्षित करियर के लिए घुटती चीखें, बस इतनी सी कीमत है प्रवासी छात्रों की। कुछ कीमती करके ऐसी एक कविता मैंने कल लिखी थी जब ये घटना मैं पढ़ रही थी। तो क्योंकि मैं खुद यहाँ मैं प्रवक्ता के तौर पर नहीं बल्कि 7 साल राजेंद्र नगर में रही हूँ, तैयारी करी है यूपीएससी की, तो जैसे मुझे सालों की वो सारी घटनाएं याद आ गई कि ये तो होना ही था एक दिन, ये जो हुआ। तो मैं एक बात कहूंगी कि आप जब अभी की घटना के संदर्भ में बच्चों की रिएक्शंस वहां देखते हैं तो एक बड़ी जो आक्रोश वाला वहां पे प्रदर्शन हो रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि भाई वहां की तथा जो सबसे बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है राजेंद्र नगर की, उसके सामने पानी हर साल भरता है। मैंने भी देखा है आज से कई साल पहले तक, और अभी भी भर रहा है। और अब कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मतलब हमारा सिस्टम जो बदलती परिस्थितियों उसके लिए तैयार नहीं है। जो भी सरकार हो, मैं तो यहाँ पर भले राजनीतिक दल की प्रवक्ता हूं, लेकिन मैं कहूंगी ये मेरे जैसी पूर्व छात्रा हो या हमारे हर बच्चे के भविष्य का सवाल है, उसके जीवन का सवाल है। वो कलेक्टर बनने आया था, वो मर गया, वो लाश बन के चला गया। तो ये इस पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे इस घटना में जो नगर निगम के जो कमिश्नर है वो बात करना भी जरूरी नहीं समझ रहे, तो जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो अभी कही गई कि जो रेगुलेशंस हैं वो भारत सरकार ने भी कुछ गाइडलाइंस निकाली थी, उन्हें आपने लागू कर दिया, ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास कोई एक विभाग, कोई एक बॉडी कुछ नहीं है। आप जमीन पर पैसे ले देकर, वही करप्शन जो टिपिकल सब जगह हो रहा है वही होना है। तो आप अल्टीमेटली इसमें बहुत सारे पहलू हैं, सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं है। आप फीस का मामला है जो बस नोचा जा रहा है माता पिता को और बच्चों को, ये बहुत सारे मामले हैं। तो रूल्स रेगुलेशन बना देने मात्र से कुछ नहीं होगा जब तक नियत अच्छी नहीं। बिल्कुल, रूल रेगुलेशन से नहीं चलेगा। जमीन पर उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसको देखने के लिए भी, उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ये कम से कम एक बात निकल के सामने आती है। मिलन भार्गव साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि हमने आपकी पार्टी की नेता को सुना सदन में, वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार इस मसले पर ठहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से आपराधिक लापरवाही का मामला बनता है। आपकी प्रतिक्रिया मिलन जी? लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार की घटना हुई है ये होनी नहीं चाहिए। ये हिला देने वाली घटना है। चंद मिनटों में वो छात्र चले गए जो अपने भविष्य को गढ़ने के लिए वहां पढ़ाई करने गए। वो निजी संस्थान का जो ओनर है वो तो लापरवाही में, अपराध करने वाले में सबसे नंबर 1 पर है। लेकिन जो वहां का प्रशासन है, जिनकी सरकार है, क्या जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है? उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या वो इंतजार कर रहे थे कि घटना घटे जाए उसके बाद हम कुछ संज्ञान में ले? देखिए, वहां जिस प्रकार के माहौल है, वहां सरकार चूंकि जेल से चल रही, एक आपराधिक और भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति द्वारा चलाई जा रही है, तो आप समझ सकते हैं वहां किस प्रकार की साठगांठ होकर सरकारें चलाई जा रही है। देश के मुद्दे तो उठा रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा है। लेकिन जिस जिम्मेदारी का जवाबदारी उनको मिली है, बार बार आपको वहां की जनता ने चुना है, तो इसलिए तो चुना है कि आपने जो वादे किए थे वो वादों को निभाएं। लेकिन वो छोड़कर आप प्रधानमंत्री जी की कुर्सी, अरे मुख्यमंत्री जी की कुर्सी तो निभा लीजिए। और मुख्यमंत्री रहते आपने क्या किया? भ्रष्टाचार से अपनी तिजोरी भरने का काम किया। पूरी की पूरी सरकार सलाखों के पीछे है और नौनिहालों की जांच जा रही है। और ये स्पर्श चौधरी जी अभी कह रही थी, अरे आपकी ही तो पार्टी वहां साठगांठ कर उनको मजबूर कर रही है, उनको ही तो ईमानदार घोषित कर रही है जो सलाखों के पीछे चले गए। अरे जवाबदेही तो आपकी भी बनती है कि भ्रष्टाचारियों का साथ कब तक आप देंगे? आप खुद दिल्ली में नहीं। मिलन भार्गव जी, ठीक है, वहां पर सत्ता में आम आदमी पार्टी है, लेकिन एमसीडी में तो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर सत्ता में रही है। तो जिम्मेदारी तो सबकी बनती है यहाँ पर। आप एक दूसरे के ऊपर इस वक्त उंगली उठाने से बेहतर है जी। नैतिक, मैं ये नहीं कहूंगा कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है। एक प्रतिपक्ष वहां होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन हमारे नेता वहां सांसद लोग कर रहे हैं, उसको स्पष्ट हमारी आज नेत्री भी कर चुकी है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से बनती है, तात्कालिक रूप से बनती है, क्या वो ये कह के भाग जाएंगे कि पूर्व में तो आपकी सरकारें रही? अरे पूर्व में रही है तो जो कार्य हम कर गए थे उसको क्या आगे नहीं बढ़ाएंगे? आप गड्ढा खोदेंगे, कब्र खोदेंगे ताकि नौनिहालों की जान चली जाए?
अरे नैतिक रूप से आपको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी और इस्तीफा देना चाहिए कि आपसे सरकारें नहीं संभल रही सलाखों के पीछे भेजने के बाद भी अब आपकी तिजोरियों पर ताला लग गया क्योंकि भ्रष्टाचार करके जनता। ठीक है, मैं इस पर लूंगा प्रतिक्रिया स्पष्ट से, लेकिन डॉक्टर जवाहर साहब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो रही है, वो सवाल डॉक्टर जवाहर जी ये, क्योंकि प्रवासी छात्र बड़ी देश भर के अलग अलग कोनों से पहुंचते हैं इन कोचिंग संस्थानों में, चाहे वो कोटा में जिस तरह से पूरी एक कोचिंग की फैक्ट्री चलती नजर आती है, जगह जगह अलग अलग पहुंचते हैं ये प्रवासी आते हैं और कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं। 2 दिन 3 दिन पहले एक खबर निकल के सामने आई थी कि एक छात्र जो है वो करंट लगने की वजह से उसकी जान चली गई। आज ये हादसा हो गया। अब आपको नहीं लगता कि जिस तरह से एक पूरे इंडस्ट्री का ये शक्ल ले चुका है कोचिंग संस्थान का पूर्व, उसके बावजूद यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन नियम कायदे एक मॉनिटरिंग बॉडी कुछ जरूरत इस वक्त बहुत महती जरूरत इसकी आवश्यकता है? नहीं, इसमें ना बहुत आसान तरीका ये है कि जिस तरह से आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए रूल लागू किए हैं, सेम रूल अगर लागू कर दे कोचिंग में कि कितने बच्चे बैठ सकते हैं, हाँ, या पर स्क्वायर फुट एक बच्चे के लिए 10 स्क्वायर फुट चाहिए, इस तरह के कुछ नियम जो लागू होते हैं वो यहाँ पे भी लागू कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो लागू करने में कुछ लोगों का इंटरेस्ट इसलिए नहीं, ऐसी संस्था है जो सर्टिफिकेट नहीं देती है, हाँ, तो उनको जितना ज्यादा भरे उतना ज्यादा उस तरह के प्रॉब्लम इसलिए आते हैं क्योंकि करप्शन कहीं ना कहीं बहुत व्यापक रूप ले चुका है और वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि मैं कितना पैसा अपनी जेब में डाल सकता हूँ। कोचिंग की संस्थाओं को जिम्मेदारी जब तक नहीं दी जाएगी एक लाइसेंस लेने की, तब तक ये सब चीजें होती रहेंगी और हर जगह होती रहेंगी। बिल्कुल सही बात है। इन सब के बीच साजिद साहब आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि नॉर्म्स का आपने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में आप सब चीजों को फॉलो करवा रहे हैं और ऐसी स्थिति कभी मध्य प्रदेश में सामने नहीं आएगी क्योंकि लगातार मुस्तैदी से आप लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये जिस तरह का घटनाक्रम यहां पर हुआ, किसी भी बिल्डिंग को शुरू करने से पहले, उसके बनाने से पहले सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, अलग अलग विभागों से, सरकारी विभागों से सर्टिफिकेशन लेना होता है उसके बाद, लेकिन ये लापरवाहियां थी भाई, क्योंकि बेसमेंट में ऐसी जगह पर जहां पर पानी की या किसी के भी निकासी की दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर बहुत कम जगहों पर कंजेस्टेड जगह पर बकायदा यहां पर लाइब्रेरी बना दी और ऐसे कई संस्थान हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसको लेकर कुछ और वृहद रूप से करने की आवश्यकता है? साजिद जी, देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं और माननीय महापौर महोदय ने भी कि ये तो पहले से हमारी यहाँ प्रक्रिया चल रही है कि सेकेंड हम लोग जाके देखते हैं, चेक करते हैं और उसमें बताते हैं कि फायर का क्या क्या नॉर्म्स हैं, अगर इमरजेंसी हो तो क्या करना है। जैसे करंट लगने की बात हुई, बारिश में तो आपको बचना ही चाहिए। आप पब्लिक अवेयरनेस की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, पब्लिक को भी चाहिए कि उसने थोड़ा सा अपना ध्यान दें। जहाँ तक लापरवाही की बात है, लापरवाही तो मैं कहूँगा कि जो भी कुछ है जैसा भी है, लेकिन आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा के मापदंडों को अपनाना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोल को हम देखते हैं, लोग चल रहे हैं, चलते चलते हाथ लगा रहे हैं, भाई क्या ज़रूरत है हाथ लगाने की? आप जब हाथ लगाएंगे तो करंट आएगा। बारिश में अभी पिछले साल की बात है, एक लड़की अच्छी खासी रोड पे जा रही है, जाते जाते उसने बिजली के पोल के हाथ लगाया, पोल के हाथ लगाया, वो वहीं चिपक के रह गई। तो ये किसने कहा था कि चलती हुई सड़क पे पोल के ऊपर हाथ लगाएं? तो साजिद जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सारे कोचिंग संस्थानों की मॉनिटरिंग यहां पर की जाएगी, सारे सेफ्टी मेजर्स को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, तो किस तरह से आप लोग इस जो निर्देश उनके ऊपर आए हैं उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं? क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, उसके इम्प्लीमेंट के लिए ये है कि फायर का हम लोग चेक कर रहे हैं। अब ये नया एक मामला पानी का आया है, इस पानी को भी हम देखेंगे। पानी के मामले में जिसका बेसमेंट जो है, बेसमेंट में कहाँ पे निकलने की जगह है, कहाँ पे मेन रास्ता है। मैं तो ये कहूँगा कि बेसमेंट में जहाँ भी लीगल चीज़ चालू है उसको बंद कराना चाहिए, बंद होना चाहिए, ताकि उसका जो उपयोग है सही हो। आमतौर पे हमारी यहाँ जो बिल्डिंग बनती हैं उन सबकी एनओसी ली जाती है। एनओसी लेने के बाद एनओसी हम लोग देते हैं, उसके बाद ही बिल्डिंग चालू होती है। तो ये एक नया
नहीं, वो तो सामने नियम आया है साजिद साहब। और बात तो यही आइंदा- हो रही है कि एनओसी लेने के बाद ही आप बिल्डिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस एनओसी के बाद में बिल्डिंग शुरू करने के बाद नियमों का फॉलो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगर वो होती तो शायद इस तरह का हादसा जो दिल्ली में हुआ वो नहीं हुआ होता। स्पर्श जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि आपने चर्चा भी सुनी और जो बात यहां पर मिलन जी ने भी कही, उसके संदर्भ में भी अगर अपनी बात जोड़ना चाहें, क्या कुछ बदलाव की आवश्यकता आपको लगती है? देखिए, मुझे लगता है जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है तो हम एक घटना पे चर्चा करने की बजाय जैसे हम जो अभी मुद्दों की बात करें वो ज्यादा सही रहता है। बाकी मैं मिलन जी का जवाब भी दे सकती हूँ राजनीतिक रूप से, बट मैं आज कहते हैं ना, दिल टूटा हुआ है, बहुत बिखरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैं कहूंगी कि अभी जो घटना हुई है इसको देखते हुए हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर है, जबलपुर है, भोपाल है, ये मुख्य कोचिंग के गढ़ हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स हैं काफी इन शहरों में जो कोचिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही नियम सभी जगह फॉलो हो रहे हैं, बाकायदा बेसमेंट में भी लाइब्रेरियां चल रही हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये काम सरकार का है कि आप ऑडिट करवाइए, इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाइए और 100%, मैं तो कह रही हूँ 95% भी इंप्लीमेंटेशन कम से कम करवाइए। बेसमेंट में अगर एक भी बच्चा मारा जाता है ऐसी घटनाओं के कारण, एक बच्चा भारत के भविष्य के लिए क्या होता है आप और हम जानते हैं, और उस परिवार के लिए क्या होता है ये तो आप कहिए मत। मिलन जी क्या कहेंगे फाइनल कमेंट? बस थोड़ी सी समय की पाबंदी है, स्पर्श जी थोड़ी सी समय की पाबंदी है। मिलन जी फाइनल कमेंट चाहेंगे? क्या सरकार से राज्य के स्तर पर उम्मीद करें कि कोई रेगुलेशन के लिए बॉडी या उस तरह का कम से कम गठन यहां पर हो, सबक लेते हुए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी मध्य प्रदेश में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी जांच करेंगे, लापरवाही पाई जाएगी उस पर कार्रवाई भी होगी और समझाई भी। चूंकि कोचिंग संस्थान भी हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को शिक्षा दे रहे हैं, उनके बेहतर भविष्य में चढ़ने में साथ दे रहे हैं, तो उनको ज्यादा कष्ट ना हो, लेकिन नियम कायदे के साथ उनको भी चलना होगा ताकि किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, नियम कायदों के साथ सबको चलना होगा। डॉक्टर जवाहर साहब, फाइनल कमेंट इस पूरे विषय को लेकर कोई अगर आप सलाह देना चाहें? एक तो मैंने जैसे कहा 10 फुट का एक मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड है हर बच्चे के लिए। ये लागू अगर हो जाए तो वहां क्या है, मूवमेंट की जगह होती है। अगर 8 फुट पानी 2 मिनट में आ जाता है बेसमेंट में, इसका मतलब मूवमेंट की जगह ही नहीं है वहां पे। तो थोड़ा समझ के प्लान करके अगर डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे तो बेहतर रिजल्ट निकलेंगे, इस तरह के हादसे नहीं होंगे। स्पर्श जी कुछ कहना चाह रही हैं? संक्षेप में रखिएगा, मेरे पास समय खत्म हो गया। लेकिन बिल्कुल, मैं बिल्कुल एक ही बात कहूंगी कि आप एक्शन लीजिए, लेकिन ये आज शायद इकलौती राजनीतिक बात मैं कहूंगी कि राजनीतिक निष्पक्षता के साथ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी आप नाम लेने बैठेंगे तो बहुत सारे, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही की तरफ का कोई हो, आप उसे बचा लें। बच्चे का भविष्य राजनीति से परे बना दीजिए। चलिए, जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई बहुत जरूरी है, क्योंकि लापरवाही हुई है, बड़ी लापरवाही हुई है। 3 जिंदगियां चली गई, 3 परिवार जो है बर्बाद हुए हैं, और ऐसे में ये सिर्फ 3 परिवार नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए एक सबक होना चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और नॉर्म्स जो बनाए गए हैं वो सही से उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए भी कम से कम या तो मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की जरूरत है और उसकी समय समय पर मॉनिटरिंग की जरूरत है, ताकि इस तरह के हादसों के बाद हमें इस तरह के लिए चर्चा करने के लिए ना बैठना पड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। नमस्कार।